स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेज़र थेरेपी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, कि इसको लेज़र थेरेपी को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू। इसके अलावा इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किस तरह से ये हम इफेक्ट करती है नेक, और इसके अलावा हम इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम जो है इसको अप्लाई, लेज़र थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास है ग्रिड मेथड और दूसरा हमारे पास है स्कैनिंग मेथड। अब ग्रिड मेथड में क्या होता है कि हम जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक, ठीक है, स्क्वायर टाइप के बॉक्सेस एक इमेजिन कर लेते हैं, ड्रॉ करना लाजमी नहीं है, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है लेज़र थेरेपी को अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके ऊपर रख के उन पॉइंट्स पे आपने जो है वो लेज़र थेरेपी को अप्लाई करना है। ओके, और स्कैनिंग मेथड में क्या होता है, आपको पता है कि स्कैनिंग में क्या होता है कि हम दूर से ही किसी चीज़ को स्कैन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ़ोन से भी अगर किसी चीज़ को स्कैन करें तो आप दूर से कर लेते हैं, तो आप जो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस से आप लेज़र थेरेपी को अप्लाई करेंगे स्कैनिंग मेथड में। ओके, लेकिन जो इसका फ़ायदा है ग्रिड मेथड का वो ये है कि जब आप इसको कांटेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी के, तो क्या होता है कि आपकी जो भी लाइट है वो डायरेक्ट आपके टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो बिल्कुल कांटेक्ट में है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। दूसरी साइड पे अगर आप इसको थोड़ा सा दूर रख के अप्लाई करते हैं, जैसे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ में आपने देखा था, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं होता। जब आप उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो पूरी इंटेंसिटी जो है वो उतनी हमारे पास डायरेक्ट बॉडी के टिश्यूज़ में नहीं जाएगी, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास ग्रिड मेथड है उसमें इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा जो है बॉडी के टिश्यूज़ में जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्कैनिंग मेथड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है कि, और हाँ, एक ये जो एप्लीकेशन है लेज़र थेरेपी है, इसको हर किसी पे अप्लाई नहीं करना। अगर ग्रिड मेथड में ये है कि अगर कोई एसेप्टिक पेशेंट है, सर्जरी हुई है, हर्पेस सिम्प्लेक्स का पेशेंट है, और कोई भी ओपन वुंड है, वुंड हीलिंग में आप अप्लाई तो करें, लेकिन फिर उस कंडीशन में आपने डायरेक्ट बॉडी की सरफेस पे या स्किन पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे अप्लाई नहीं करना। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह काज हो सकता है। और एक बात ये, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो प्रोब है उसको लाजमी जो है एक पेशेंट पे जब आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद आपने उसको साफ़ करना है, फिर आपने दूसरे पेशेंट पे अप्लाई करना है, ताकि वो जो भी उसकी इन्फेक्शन वगैरह जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र ना हो। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 70% वाटर होता है और 30% जो होता है ना वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये जो 30% ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, ये हमारा विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें हमारे पास होते हैं क्रोमोफोर्स, जो क्या करते हैं, जो हमारे पास जो लाइट होती है लेज़र थेरेपी की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये क्रोमोफोर्स जो है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा जो है हमारे पास ये मेलानिन में प्रेजेंट होते हैं। और जब हम लेज़र थेरेपी को अप्लाई करते हैं तो ये इन क्रोमोफोर्स में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इन क्रोमोफोर्स की वजह से ही लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। ये लाइट क्या करती है, इनको जाके एक्साइट करती है और लाइट इनमें एब्जॉर्ब, इनके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में, बॉडी के टिश्यूज़ में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो लेज़र थेरेपी होती है वो बेसिकली फोटो बायोमॉड्यूलेशन के ऊपर वर्क करती है। फोटो मीन क्या होता है, लाइट, बायो मीन लाइव, एंड मॉड्यूलेशन मीन चेंज। अच्छा, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लाइट के थ्रू हमारी लाइफ जो है उसमें कैसे चेंज आता है। जब आप लाइट अप्लाई करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होते हैं एंडोजीनियस क्रोमोफोर्स। पहले भी हमने बात की क्रोमोफोर्स की कि वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं ना, इनका जब लाइट होती है इनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इनका स्पेशली मेन टारगेट होता है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम सी। और ये क्या करती है, साइटोक्रोम सी के थ्रू इसमें हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 1000 नैनोमीटर तक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने जितनी भी इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, चाहे वो रुबी लेज़र हो, डायोड लेज़र हो, ठीक है,
उनमें क्या था, उनमें जो 693.4 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी, और जो हमारे पास डायोड लेज़र था उसमें 904 पॉइंट समथिंग जो है वो हम यूज़ कर रहे थे, जो वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे थे। तो ये जो हमारे पास लेज़र थेरेपी है ना, ये बेसिकली 4000 से 1000 के बीच में ही वर्क करती है। ये साइटोक्रोम सी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जब हम इस ये हमने क्या कि ये हमने अप्लाई कर दी लेज़र थेरेपी, और लेज़र थेरेपी जो है जब हम अप्लाई करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे साइटोक्रोम सी जो है उसको एक्टिवेट करती है, और ये क्या करती है, एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया की इससे क्या होती है, लाइट की वजह से एक्टिविटी जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ दी सेल है, एनर्जी है, एनर्जी का पावर हाउस है। वो क्या करता है, वो एटीपी की ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी ज़्यादा हुई, एटीपी की सिंथेसिस ज़्यादा हुई। जब एटीपी ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम बाइंड होंगे, ज़्यादा, और सेलुलर एक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। कैल्शियम ज़्यादा बाइंड होगी, जब कैल्शियम ज़्यादा बाइंड होगी तो सेल की जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये हमारे पास कैसे क्या करेगी, हमारी जो वॉन्ड है, जो वूंड हीलिंग है उसको प्रमोट करेगी। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वेजोडाइलेटर है। ये भी हमारे पास वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट करेगा कि जब वेजो डाइलेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, और ब्लड में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे मीडिएटर्स वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, वो वेजो डाइलेशन के थ्रू जो है वो वुंड जो है उसको प्रमोट करेंगे। फिर लिकोसाइट्स वगैरह आएंगे, और जो फेगोसाइट्स हैं वो वहाँ पे जो भी फजूल वाले होंगे उनको ले जाएंगे, जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो फेगोसाइट जो है उसको इनगल्फ कर लेंगे, और इस तरह से जो है हमारी वुंड हीलिंग को भी प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोस। ये क्या करता है, ये हमारे पास बेशक थोड़ा नुकसानदेह भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये हमें थोड़ा, अगर हम इसका हल्के हाथ पे थोड़ा कम यूज़ करें तो ये हमें फ़ायदा भी देता है। किस तरह से, डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए जो है वो प्रोटीन में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो होती है, जब हम लाइट अप्लाई करेंगे, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन जो है जब उनमें कोलेजन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो भी हीलिंग को प्रमोट करेगा। क्योंकि जब वुंड हीलिंग हो रही है तो उसमें कोलेजन, फिब्रोब्लास्ट वगैरह ही तो होते हैं, तो जब कोलेजन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, कोलेजन ज़्यादा बनेगा, तो इसी तरह वुंड हीलिंग भी प्रमोट होगी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेज़र थेरेपी के इंडिकेशंस, किन किन कंडीशंस में आप लेज़र थेरेपी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कि ये वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो 1986 में डेसन और यंग जो है इन्होंने इसको सबसे पहले वुंड हीलिंग में अप्लाई किया था। तो ये जो है हमारे पास वुंड हीलिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब वुंड हीलिंग किस तरह से करती है हमने देख लिया पीछे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू करती है, इसके अलावा कोलेजन की सिंथेसिस करा के जो है वो करती है, और इसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसके थ्रू वेजोडाइलेशन करा के प्रोटीन की सिंथेसिस कराती है। और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन बनते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को ज़्यादा करा के उसके थ्रू जो है वो हमारे पास वुंड हीलिंग जो है उसको प्रमोट करती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं वुंड हीलिंग की। फॉर एग्जांपल प्रेशर सोर्स हो गया, डायबिटिक अल्सर्स हो गया, इसके अलावा जो है वो हमारे पास सर्जिकल कोई भी कंडीशन है, हर्पस सिम्प्लेक्स की कंडीशन है, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस, बर्न्स, इवन के बर्न जो है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है जब हम वुंड हीलिंग के लिए ट्रीट करते हैं तो दोनों मेथड जो हमने अभी भी पहले पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले, तो ग्रिड और स्कैनिंग दोनों मेथड जो है वो आप इसको अपना इसमें दोनों मेथड जो है आप वुंड हीलिंग में यूज़ कर सकते हैं। बेशक डायरेक्ट करें या नॉन डायरेक्ट करें, लेकिन ये है कि पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपने ये देख लेना है कि जो ओपन वुंड वगैरह तो नहीं है, तो आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अप्लाई नहीं करना। उसके अलावा आ जाता है पेन रिलीफ। तो हमारे पास जो लेज़र थेरेपी है वो पेन रिलीफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो एक्यूट पेन हो या फिर क्रोनिक पेन हो, दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल एंकल स्प्रेन है, एंकल स्प्रेन में क्या हुआ, लिगामेंट जो है उसका टेयर हो गया। अब उसके जो फौरी हमारे पास साइंस और सिम्टम्स आएंगे वो क्या होगा, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये क्या करेगी, ये जाके उस इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करेगी, तो हम इसको एंकल स्प्रेन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोजेनिक कंडीशंस जो हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, उसकी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊँगी कि ये क्या होता है।
हेड एंड नेक में हमने पढ़ा था, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या था। ओके, न्यूरोजेनिक कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ में यूज़ करते हैं। अब क्या था, हम क्या कर रहे थे कि कोलेजन जो है ना उसकी सिंथेसिस हो रही थी। कोलेजन क्या करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जो हमारी वुंड है उसकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए भी ये हेल्प आउट करता है। इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, तो वो हमें क्या करती है, वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हमारा जो वुंड है उसकी हीलिंग को प्रमोट करती है, वुंड हीलिंग इंक्रीज़ करती है। ओके, इसके अलावा बहुत सारी एमएसके की कंडीशंस आ जाती हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आर्थराइटिस, चाहे किसी भी किस्म का आर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, जो भी कंडीशन हो उन सब में जो है वो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा गोल्फर्स एल्बो हो गया, टेनिस एल्बो हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस हो गया, तो इन सारी कंडीशंस में जो है वो हमारे पास लेज़र थेरेपी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब इन सारी कंडीशंस में क्या होता है, टेंडनाइटिस TIS आ रहा है सब में, तो क्या है कि हमारे पास क्या हुई है, इस वाली कंडीशन होती है TIS, जहाँ पे भी आ जाए उसका क्या मतलब है, इन्फ्लेमेशन। अब अपनी जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की, चाहे वो टेंडनाइटिस है या फिर आर्थराइटिस की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं या फिर टेनिस एल्बो है, तो इन सब में क्या है, इन्फ्लेमेशन हुई है। अब हमने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। इन्फ्लेमेशन हमें पता है कि इंजरी होती है, ठीक है, पेन हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और इन्फ्लेमेशन काज कराते हैं। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो हीट जो है वो हमारे पास क्या कराती है, वेजो डाइलेशन करा देती है। तो वो जो भी मीडिएटर्स वगैरह रिलीज हुए थे जो इन्फ्लेमेशन करा रहे थे, तो वो हीट या फिर जो हमारी लेज़र थेरेपी होती है वो उसको क्या करती है, वो उनको रिमूव कर देती है। ठीक है, वो हमारा जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट को क्या करती है, फ्लश आउट कर देती है। इसकी वजह से वेस्ट जो होता है वो फ्लश आउट हो जाता है और हमें क्या होता है, रिलीफ फील होता है। ओके, इसके अलावा जो है हमारे पास एडीमा को ट्रीट करने के लिए होते हैं। एडीमा में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड ही की एकोमुलेशन हुई होती है, तो जब वेजोडाइलेशन होगी वो जो फ्लूइड होगा उसका वो भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है रेनॉल्ड्स डिजीज़ की। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में क्या होता है कि ये हमारे पास होती है फिंगर पे और टोज़ पे हमारी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि हमारी जो है वो ब्लड बेसिकली इन दोनों में क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती है ना हैंड की या फिर टोज की, उनकी ना वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है और उनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो कम हो जाती है। तो ये होता क्यों है, ये बेसिकली कोल्ड की वजह से होता है, जिसकी वजह से उनकी जो है ना मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, उनका जो ब्लड सप्लाई होता है ना फिंगर्स की तरफ और टोज की तरफ जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो अब जब हम लेज़र थेरेपी को अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगी, ये हमारे पास जाके वेजो डायलेशन करा देगी। इस तरह रेनॉल्ड्स डिजीज़ जो है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद आ जाती है बात बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज की। उसके बाद आ जाती है बात बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज की। बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज में ये क्या करती है, बोन में क्या होता है, आजकल जो है बोन पे और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना इस पे इसका यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। इसमें ये क्या करती है, इसमें ये हमारे पास जो कॉन्ड्रल हमारे पास सेल्स होती हैं उनकी जो होती है ना वो प्रोलिफरेशन कराती हैं। जब उनकी प्रोलिफरेशन होती है तो हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर हीलिंग हो गया और इसके अलावा जो है बोन रिमॉड्यूलेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो है वो हेल्प आउट करती है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो है नॉन यूनियन फ्रैक्चर होते हैं ना, जो मतलब यूनाइट नहीं हो रहे होते फ्रैक्चर्स, तो उनकी रीयूनियन जो है उनको यूनाइट करने के लिए जो है वो भी लेज़र थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट जो है वो रह गया कि हमारे पास जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ट्रिगर पॉइंट्स या प्रेशर पॉइंट्स जो है ना वो बने हुए होते हैं। बेसिकली उनमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की क्या होती है, अकोमुलेशन हुई होती है। तो जब हम लेज़र थेरेपी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करने के लिए। और इससे क्या होता है, पेन रिलीज़ हो जाता है, पेन जो होता है ना वो हमारा ख़त्म हो जाता है। ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं ना वो उसकी वजह से हमें काफ़ी पेन हो रहा होता है, तो इस तरह ये ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करके हमारा जो पेन है उसको कम कर देती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किन किन कंडीशंस में लेज़र थेरेपी को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आ जाता है कार्सिनोमा, कैंसर। कैंसर में हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास लेज़र है इसका क्या होता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, ये सेल्स को मज़ीद प्रोलिफरेट करेगा, उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो मेटास्टेसिस है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब हमें जो है वो उसको ज़्यादा तो नहीं कराना, मेटास्टेसिस गलत लिखोगे बस, ठीक है।
अच्छा, तो हमें जो है अपना कैंसर जो है उसको इंक्रीज़ तो नहीं करना, हमें तो उसको कम करना है। तो इस वजह से आप उसको लेज़र थेरेपी को कैंसर की कंडीशंस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा हेमोरेज की कंडीशन है या कार्डियक कंडीशन है, कोई भी कार्डियक कंडीशन है तो आप उसको जो है वो कार्डियक हार्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एनी कार्डियक कंडीशन कोई भी है, मतलब कोई कोरोनरी आर्टरी का उसको प्रॉब्लम है या फिर वॉट एवर स्कीमिया है, स्कीमिया वगैरह है, स्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन है तो आप उसको जो है वो हार्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी यूट्रस पे अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो मतलब प्रेग्नेंट फीमेल में जो है इसका कोई सच हमारे पास देखा नहीं गया केस के जिसमें इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हों, लेकिन फिर भी फीटस को इफेक्ट कर सकती है, माइट बी पॉसिबल। तो आप जो है प्रेग्नेंट फीमेल में उसके यूट्रस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, जिस तरह हार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते इन केस ऑफ एनी कार्डियक कंडीशन, और इसी तरह प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्टेड वोंड। इन्फेक्टेड वोंड्स पे आप अप्लाई नहीं कर सकते और आपने जो है वो उसकी स्टेरिलाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है। अब इन्फेक्टेड वोंड पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात ड्यूरिंग लेक्चर की है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी इन्फेक्टेड वोंड है, सर्जरी हुई है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन वगैरह यहाँ पे जो भी जर्म्स वगैरह होंगे, बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, वो आपकी जो प्रोब होगी उसके ऊपर लग जाएंगे और इससे जो है अगर आप उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं करेंगे और वैसे ही नेक्स्ट पेशेंट पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि वो दूसरे पेशेंट पे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपने जो है उसकी स्टेरिलाइजेशन का उसको अच्छे से साफ करना है, इसका प्रॉपर ख्याल रखना है। इसके अलावा आप आइस पे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई हर कॉन्ट्रा डाइट में आप जितनी भी पढ़ेंगे, UVR हो, IR हो, कि कोई भी हीट थेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको आइज़ के ऊपर बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना है, बेशक वो लेज़र थेरेपी है। अब लेज़र थेरेपी को भी आप आइज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आइज़ जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। हमारा कॉर्नियल रेटिनल डैमेज काज करा सकती हैं, कैटरेक्ट काज करा सकती हैं, फोटोकेराटोसिस काज करा सकती हैं, लेज़र मतलब जो भी हमारे पास लाइट थेरेपीज़ होती हैं। तो इस वजह से आप इसको जो है वो आइज़ के ऊपर बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड आप नहीं यूज़ कर सकते। और पेशेंट को भी चाहिए और थेरेपिस्ट को भी चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव गॉगल्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो आइज़ हैं उन पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।